हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ इकोनॉमिक्स एंड टिप्स। आज चैप्टर नंबर 2 को अंत करने जा रहे हैं। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट को समाप्ति पे आ चुके हैं। आज अपन बहुत सारा विज्ञान पढ़ेंगे, नहीं साइंस पढ़ने नहीं जा रहे, पर हाँ साइंटिफिक टेक्निक्स पढ़ेंगे। 1841 के अंदर हमारे आए थे हेनरी फेयोल और उन्होंने बहुत सारे प्रिंसिपल्स निकाल दिए। 14 प्रिंसिपल अपन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, पर उनके थोड़े समय बाद उनको अंकल बोलने वाले, अंकल मतलब बड़े है ना यार, एक उम्र ऊपर हो गई, यानी करीब 15 साल के बाद एक और व्यक्ति का जन्म हुआ जिनको हम बोलते हैं एफडब्ल्यू टेलर। और उन्होंने कहा देखो आपकी कहानी बहुत सही है, पर फैक्ट्री लेवल पे आओ ना तो वहां साइंस लगती है, यानी साइंटिफिक डिसीजंस लगते हैं। और इस कॉन्सेप्ट को लेकर वो बन गए हमारे फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। तो फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट ने बहुत सारी चीजें दी हैं, कुछ प्रिंसिपल्स दी हैं, कुछ टेक्निक्स दी हैं। आज इनको खत्म करते हैं और इस चैप्टर की समाप्ति करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हेनरी फेयोल और एफडब्ल्यू टेलर, इन दोनों के प्रिंसिपल्स में थोड़े बहुत चेंजेस थे। जहां पर हमने बात करी हेनरी फेयोल की, तो वो पूरा का पूरा मैनेजमेंट बेस्ड प्रिंसिपल दे रहे थे। अब जो एफडब्ल्यू टेलर आए हैं ना, वो फैक्ट्री या वर्कर्स या एम्प्लॉइज के बारे में बात करेंगे। वो ये बताएंगे कि वर्कर्स को कैसे एफिशिएंट बना सकते हैं, वो ये बताएंगे कि वर्कर्स को कैसे मोटिवेट कर सकते हैं। इन सभी चीजों के बारे में उन्होंने प्रिंसिपल दिए। आप पहले जानते हैं कि ये पैदा कब हुए? तो ये पैदा हुए 1856 में यूएस के अंदर। इनको कहा जाता है फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। इसके अलावा इनके बारे में बहुत सारी जानकारी आपको नहीं लेनी है, बस इतनी ही जानकारी काफी है। क्योंकि लोग क्या होता है, मतलब बहुत डीप में चले जाते हैं, क्या करते थे, पहला प्रोफेशन क्या था, दूसरा प्रोफेशन क्या था, कब छोड़ा, क्यों छोड़ा, इतना आपको नहीं लेना है। आप बिजनेस स्टडीज पढ़ रहे हो, एफडब्ल्यू टेलर भाई साहब की बायोग्राफी नहीं पढ़ रहे हो, ठीक है। अप्लाइड साइंटिफिक मेथड्स ऑन द प्रॉब्लम्स ऑफ मैनेजमेंट, इन्होंने साइंटिफिक मेथड्स लगाए। अब जब भी हम साइंटिफिक मेथड्स के बारे में बात करते हैं, आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए कि यार ये मतलब क्या होता है साइंटिफिक मेथड का। साइंटिफिक मेथड सिंपल कहता है कि कोई भी चीज अगर कर रहे हो तो उसके पीछे कोई लॉजिक होना चाहिए, फैक्ट्स होना चाहिए, फाइंडिंग होनी चाहिए, कोई ना कोई रीजन होना चाहिए। विदाउट एनी रीजन आप कर रहे हो तो आप बेवकूफ हो। समझ में आ गया? तो ये कहलाता है साइंस के एप्लीकेशन। मतलब फॉर एग्जांपल मान लो मालिक को मैंने बोला यार आज से इसको दूसरे तरीके से करते हैं, तो मेरे कहने से मत करो। अगर मैंने एक बात बोली है तो उसके ऊपर पूरी मीटिंग बिठाओ, ये देखो इसके क्या प्रोस हो सकते हैं, क्या कॉन्स हो सकते हैं, और फिर उसका इम्प्लीकेशन या इंप्लीमेंटेशन करो। ठीक है, ऐसा नहीं है कि बस मैंने बोल दिया और कर लेंगे। तो इन्होंने दो तरीके की चीजें दी, कुछ प्रिंसिपल्स दिए, कुछ टेक्निक्स दी। प्रिंसिपल की ये लागू करो बेहतर है, टेक्निक मतलब ऐसे यूज करो चीजों को तो बेहतर होगा। पहले बात करते हैं अपन इनके साइंटिफिक मैनेजमेंट के बारे में। तो साइंटिफिक मैनेजमेंट का मतलब एप्लीकेशन ऑफ साइंस इन एवरी एलिमेंट ऑफ मैनेजमेंट इज नोन एज साइंटिफिक मैनेजमेंट। दैट इज knowing exactly what we actually want from the employees। हमें exactly पता होना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं, और फिर करते हुए देखो कि वो उसको सबसे बेहतर तरीके से कर रहे हैं, मतलब लॉजिकल थिंकिंग। ठीक है, पहले बात करते हैं इनके प्रिंसिपल्स की। तो 14 प्रिंसिपल उन्होंने दिए थे, ये उससे थोड़े कम रहे, और इन्होंने कहा कि बच्चों के साथ नुकसान नहीं होना चाहिए, इसलिए उन्होंने 4 ही प्रिंसिपल दिए। सबसे पहला जो इनका प्रिंसिपल था वो था साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। इसको दो टुकड़ों में तोड़ते हैं अपन, साइंस कॉमा नॉट रूल ऑफ थंब। साइंस मतलब लॉजिक, रूल ऑफ थंब मतलब इच्छा। बस इससे आप समझ जाओगे, साइंस यानी लॉजिक पे काम करो ना कि इच्छा पे या फिर इंट्यूशन। ये कहते हैं कि भाई साहब कोई भी अगर आप डिसीजन ले रहे हैं तो आप एक चीज को हमेशा ध्यान रखेंगे इन बिजनेस कि भाई हम जो भी डिसीजन लें इट मस्ट बी पैक्ड विथ लॉजिक्स, फैक्ट फाइंडिंग, डेटा। नॉट जस्ट बिकॉज कि टॉप लेवल मैनेजमेंट ने ऐसा कह दिया है तो होगा। आप ऐसा ना करें, इसके अलावा वो करें जो कि लॉजिकली सही है, जिससे शायद आपको बेहतर रिजल्ट मिल पाए। वो कहते हैं ना कि भाई रात को मैनेजमेंट बस थोड़ा सा है, आज तेरा भाई ये करेगा, आज बस ऐसा होना चाहिए और हो गया। आप टॉप लेवल मैनेजमेंट में हो, आपके पास अथॉरिटी, अच्छी बात है, पर अथॉरिटी का मिसयूज नहीं करना है। उससे क्या होगा, आपके एम्प्लॉय छोड़ जाएंगे, आपकी कंपनी बंद हो जाएगी। सादा सिंपल बात यही होगी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, अगली चीज को समझते हैं। ये तो पहला मेथड था आपका साइंस नॉट रूल ऑफ थंब की लॉजिक लगाइए हर चीजों में। डिसीजन लेते समय ये सोचिए कि इसके क्या
कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, हम जो कर रहे हैं उससे क्या रिएक्शन होगा, क्या फायदा है क्या नुकसान है, ना कि बस रात को इच्छा करी, दो चार लोगों की बातों से इन्फ्लुएंस हुए और आपने कोई भी डिसीजन ले लिया। तो धंधा बहुत दिमाग से चलता है। नेक्स्ट आता है हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड। यहां पर भी कॉमा आपकी बहुत मदद करेगा। हार्मोनी अपन ने शब्द पहले भी देखा है, इसका मतलब होता है हार्मोनी, मतलब जिससे किसी को कोई हार्म को नहीं, वो कहलाता है हार्मोनी। ठीक है, यानी कि हम जो है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम कर रहे हैं, तो हम जो बिना लड़ाई करे काम करेंगे वो बढ़िया रहेगा, सबके मेलझोल से काम करोगे वो बढ़िया रहेगा, सर्व सहमति से काम करोगे वो बढ़िया रहेगा। लड़ झगड़ के कोई डिसीजन नहीं लिए जाते ऑर्गेनाइजेशन। अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अच्छी चलना चाहती है तो वो सर्व सहमति से काम करे, ऐसा डिसीजन ले जिससे सभी को फायदा हो, ऐसा डिसीजन ना ले जिससे लड़ाई हो, ऑर्गेनाइजेशन में डिस्ट्रस्ट पैदा हो, जिससे ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉइज उसको छोड़ के जाने की बात करें, जिससे ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले अदर मैनेजमेंट ये सोचे कि ये नुकसान है, ये कुएं में गिर रहा है पर हम इसको रोक नहीं सकते, तो गिरते गिरते देख लो। ऐसा ना सोचे, उनके पास भी शक्ति हो कि वो यार मिलजुल कर काम कर रहे हैं और ऑर्गेनाइजेशन को बड़ा बना रहे हैं। देखो एक चीज समझना, हमारा भारत देश क्या है, एक तरीके की ऑर्गेनाइजेशन है। अगर भारत देश का डेवलपमेंट होगा तो वहां रहने वाले हर एक व्यक्ति का डेवलपमेंट होने के चांसेस हो जाते हैं। ठीक है, ये एक सिंपल कहानी है कि बारिश जब होती है ना तो छींटे सब पे गिरते हैं, बारिश जब होती है तो छींटे सब पे ही गिरते हैं, आप कितना भी रोक लो छींटे आप पे थोड़े बहुत तो गिरेंगे ही गिरेंगे। ठीक है, वही कॉन्सेप्ट है कि अगर एक ऑर्गेनाइजेशन बड़ी होगी तो सबको फायदा होगा, कुछ को नहीं होगा, पर टॉप मैनेजमेंट को समझना पड़ेगा कि फायदा सबको देना है, तब जाके काम बनेगा, ना कि बोले नहीं हम तो अपना अपना सोच के काम कर लेते हैं और फिर बोले लड़ाई होने दो, इनके पास कौन सी अथॉरिटी है इस लड़ाई को संभालने की। ऐसा नहीं करना है, हार्मोनी से चलो, सबसे मेलजोल बना के चलो, हर डिसीजन में सबकी सहमति लो, वरना मेजोरिटी की सहमति लो, एंड मेजोरिटी शुड इंक्लूड योर एम्प्लॉइज टू। ठीक है, तीसरा आता है कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। ये इसी का एक्सटेंशन है, ये क्या है, इसी का एक्सटेंशन है। एक्सटेंशन का मतलब इसी का आगे वाला हिस्सा है। अब लड़ झगड़ के काम नहीं करो, सबसे सर सहमति से करो, और सर सहमति से कर रहे हो तो भी इकलौते मत चलो, सबको साथ में लेके चलो, तो भी इकलौते मत चलो, सबको साथ में लेके चलो। महेंद्र सिंह धोनी हम सब जानते हैं, वन ऑफ द बेस्ट क्रिकेटर एवर बोर्न, पर क्या वो अकेले जीत सकते हैं? नहीं, कभी नहीं जीत सकते, कुछ भी हो जाए आप अकेले कुछ नहीं कर सकते, तो आपको सबको साथ में लेके चलना पड़ेगा, एक इकोसिस्टम बिल्डअप करना पड़ेगा, इस इकोसिस्टम में सब आपके साथ खड़े हों और सबका गोल क्या हो, एक हो। ये सब प्रिंसिपल से लिंक करता है। अगर आप देखोगे कॉर्पोरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म, ये कहीं ना कहीं आपका स्पिरिट डी कॉर्प्स के प्रिंसिपल से आता है क्या, स्पिरिट डी कॉर्प्स के प्रिंसिपल से लिंक करता है क्या, जो कि अपन ने पिछली बार पढ़ा था। तो यहां पर कॉर्पोरेशन नॉट इंडिविजुअल मतलब सबके साथ होगा तो बेहतर होगा, सब एक ही डायरेक्शन में चलेंगे तो बेहतर होगा, वन ऑर्गेनाइजेशन वन गोल, इसको लागू करो, इसके साथ चलो तो बढ़िया रहेगा। आप इंडिविजुअल चलने की कोशिश करोगे कि नहीं मैं तो अपना सेफ होकर चल लूंगा, तो कुछ नहीं होने वाला, आपको सबको साथ में लेके चलना पड़ेगा, तभी होगा। वो कहते हैं ना, घर में अगर 10 लोग हैं तो 10 में से 2 ऐसे भी होंगे जो सेल्फ सफिशिएंट होंगे, जो बोलेंगे साहब मैं तो अपना ही कर लूंगा तो भी मैं चल जाऊंगा, पर अगर वो 2 अलग हो जाएंगे तो बाकी 8 मर जाएंगे, और वो 8 मरेंगे तो उनका असर, उनका कर्मा तुम्हारे पास भी आएगा। इसलिए क्या करो, बहुत सिंपल सा काम करो, वो 10 जो होते हैं ना, उन 10 को साथ में मिलकर चलना चाहिए। जो बाकी जो 2 रहेगा ना अपने, वो 2 क्या करते हैं, अरे आ जा यार तू मेरा ही भाई है, कोई बात नहीं, पनीर की जगह आलू खा लेंगे थोड़े दिन, पर साथ में खाएंगे, उसका मजा अलग ही होता है। तो हमारे टेलर भाई साहब ने बोला कि इस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन को ऑपरेट करो तो आपको कितना बढ़िया लगेगा, योर ऑर्गेनाइजेशन विल चेरिश टू द नेक्स्ट लेवल। बट अगर आप इन सभी प्रिंसिपल्स को उल्टा कर दोगे तो आपके ऑर्गेनाइजेशन को खत्म होने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, ये आज भी सुन लो। आगे बढ़ते हैं 4th पॉइंट के ऊपर, डेवलपमेंट ऑफ वर्कर्स टू द ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रोस्पेरिटी। एक चीज को हमेशा याद रखना बात, चाहे आप दुनिया में कहीं भी हो, कुछ भी हो, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में हो, अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन को बढ़ना है, उसको लंबे समय तक चलना है, तो एक चीज बहुत जरूरी है कि उसमें कार्य कर रहे एम्प्लॉयज, उसमें कार्य कर रहे वर्कर्स, उसके साथ वाले लोग, उनका डेवलपमेंट होना चाहिए, उनको सेंस ऑफ सिक्योरिटी मिलना चाहिए, उनको ये भरोसा होना चाहिए कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन हमारे फायदे के बारे में भी सोच रही है।
और हमको साथ में लेके चल रही है और हमारा डेवलपमेंट कर रही है। मतलब अगर हम इस ऑर्गेनाइजेशन के साथ नहीं होंगे तो शायद हम पीछे रह जाएंगे। हम इस ऑर्गेनाइजेशन के साथ हैं तो हम साथ में बढ़ेंगे। सबका साथ सबका विकास, ये सारी की सारी चीजें है ना, ये बिजनेस स्टडीज से ही आई हैं। बस बात ये है कि कुछ लोग इसको सुनते हैं और कुछ लोग इसको अप्लाई करते हैं। सोच के देखो, एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जहां पे आपके वर्कर्स का कोई डेवलपमेंट नहीं हो रहा, वो गधा मजदूरी कर रहे हैं। देखो, कई कई लोग ऐसे होते हैं जिनको डेली बेसिक रूटीन वर्क करना है, तो लेट देम डू देयर रूटीन वर्क, उसमें कोई दिक्कत नहीं। पर कुछ लोग होते हैं जो कि डेवलपमेंट होना उनका जरूरी है। उनको हर 2 महीने 4 महीने में नया चीज सीखना है, उनके पास सेंस ऑफ अश्योरेंस होना जरूरी है। कुछ इंप्लॉइज होते हैं जो 4 महीने किसी कंपनी के लिए आते हैं, कुछ होते हैं जो 4 साल 40 साल तक एक कंपनी के साथ लगे रहते हैं कि नहीं यार, हमें साथ में मिलके चलना है और साथ में मिलके बढ़ना है। आपके जो 4 साल 40 साल वाले इंप्लॉइज है ना, सोच के देखो, और उनके अंदर डिससेटिस्फेक्शन आ रहा है, अगर वो आप पर भरोसा नहीं कर पा रहे, उनको इस बात का डर है कि ये व्यक्ति मुझे कभी भी निकाल देगा, उनको इस बात का भरोसा है कि इस पर्टिकुलर कंपनी की वजह से मैं नुकसान में हूं, अगर ये कंपनी मेरे साथ नहीं होती तो शायद मैं और आगे बढ़ सकता, अगर ऐसी सोच आ जाए आपके वर्कर्स के दिमाग में तो क्या होगा? तो एक दिन भी आप ढंग से सर्वाइव नहीं कर पाओगे। एक दिन भी। हमारे टीचर एक बहुत अच्छी बात बोलते थे जब हम छोटे थे ना, तो बहुत अच्छा ज्ञान देते, बोले पैसा बहुत अच्छी चीज है अगर उसको ढंग से इस्तेमाल करो, और पैसा दुनिया की सबसे खराब चीज है, क्योंकि अगर आपको पैसे की लालच जल्दी लग गई ना, मतलब इफ यू वांट टू अर्न मनी वेरी क्विकली, तो आप बर्बाद हो इस दुनिया में, कोई नहीं बचा सकता आपको। हो सकता है आज आप पैसा बना लोगे, पर आपकी जिंदगी कल खत्म नहीं हो रही। यू हैव टू गो लाइक टू द एंड। जिंदगी तो पूरी जीनी है ना, तो जब अंत तक आपको जिंदगी जीनी है तो सिर्फ आज पैसा कमा के क्या करोगे? थोड़ा थोड़ा कमाओ, रोज कमाओ, एक ऐसा सिस्टम बिल्डअप करो जिसमें ऑर्गेनाइजेशन चले। ठीक है, तो ये आपके क्या कहते हैं, प्रिंसिपल्स हो गए सारे के सारे जो कि हमारे टेलर ने दिए थे। अब लॉजिकली स्पीकिंग, ये सारे प्रिंसिपल सिर्फ और सिर्फ मेंटालिटी से खेलने वाले प्रिंसिपल है। से सुनो, इन सारे प्रिंसिपल में काम की बात कहीं नहीं की गई है। इन सारे प्रिंसिपल में यह कहा गया है कि इंप्लॉइज को और अपने मैनेजमेंट को कैसे ऑपरेशंस करने चाहिए, और अगर ये ऑपरेशंस और रिलेशन ये दोनों सही तरीके से बिल्डअप रहते हैं तो बाकी सब चीजें तो ऑटोमेटिक हो जाती हैं। आपको पता है दुनिया में कोई चीज कितनी बेहतर होगी और कितनी सही तरीके से हो सकती है, वो उस चीज को बेचने वाला नहीं बता सकता, उस चीज को बनाने वाला बता सकता। अगर मैं आप बोलूं एक फर्नीचर है, वो सबसे बेहतर कैसा बनेगा, तो वो उस फर्नीचर को बनाने वाले कारीगर से ही पता लगाया जा सकता है, क्योंकि उसको सारी टेक्निकलिटीज पता है। तो ये मैनेजमेंट के सारे प्रिंसिपल जो है ना, साइंटिफिक मैनेजमेंट, ये इसी चीज पर फोकस करते हैं कि आप मिलकर ऑर्गेनाइजेशन को ऑपरेट करो, ना कि बस बाहर से कोई बैठा है इसी रूम में बोले ऐसा कर ले भाई, क्यों आज इच्छा कर रही है, ऐसा नहीं चलता। ठीक है, तो भाई प्रिंसिपल्स हो गए। तो अब इन्होंने ये चीज समझा दी, ऑर्गेनाइजेशन को अच्छे तरीके से समझाने की बात भी कर दी कि ऐसे चलाओ ऑर्गेनाइजेशन, सॉलिड चलेगी, साल 2 साल लगेंगे पर नेक्स्ट लेवल की उठ जाएगी। दूसरी अपन बात करते हैं इनकी द्वारा लाई गई टेक्निक। तो इन्होंने कहा देखो वो सब तो ठीक है, हमने प्रिंसिपल्स की तो बहुत सारी बात कर ली, अब ऐसी टेक्निक हम देते हैं जिससे आपकी एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। आपको कुछ नहीं करना है, इन टेक्निक्स को यूज कर लो, अप्लाई कर लो, योर टेक्निक विल गो ना, योर ऑर्गेनाइजेशन विल गो ना, गो टू द नेक्स्ट लेवल। 8 टेक्निक के बारे में बात की गई है, उन 8 टेक्निक को एक बार ध्यान से देखना। ठीक है, सबसे पहली टेक्निक जो है उसके बारे में अपन बात करते हैं जिसको बोलते हैं फंक्शनल फोरमैनशिप। अभी क्या टेक्निक है पहले इसको समझना। फंक्शनल फोरमैनशिप अकॉर्डिंग टू टेलर, यहां पर आपको अपनी ऑर्गेनाइजेशन को 2 अलग अलग डिपार्टमेंट्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है। एक डिपार्टमेंट होगा प्लानिंग डिपार्टमेंट और एक डिपार्टमेंट होगा ऑपरेशनल डिपार्टमेंट। एक वो डिपार्टमेंट होगा जो प्लान करेगा, एक वो डिपार्टमेंट होगा जो फंक्शन करेगा। समझ रहे हो, यहां पर सिर्फ टॉप लेवल मैनेजमेंट के हाथ में डिसीजन नहीं छोड़े इन्होंने क्या करा, 2 अलग अलग डिपार्टमेंट डिस्ट्रीब्यूट कर दो। एक होगा फंक्शनल का, एक होगा प्लानिंग का। प्लानिंग वाला प्लान करेगा, वो फंक्शन नहीं करेगा, वो प्लान करेगा, और वो प्लान सोच समझ के करेगा और उसको फिर फंक्शन वाले पे लाएगा। बट ऐसा नहीं है कि प्लानिंग डिपार्टमेंट में भी कोई हेड नहीं है। 4 अलग अलग तरीके के इन्होंने यहां पर हेड के बारे में बात की गई है। पहला होता है रूट क्लर्क। क्या है? रूट क्लर्क। अगर आप प्लानिंग के अंदर है तो ध्यान रखना, ये सब प्लान कर रहे हैं, एग्जीक्यूशन किसी का नहीं कर रहे। तो रूट क्लर्क ये रिस्पॉन्सिबल होता है टू फिक्स अप द सीक्वेंस ऑफ स्टेप ऑफ टेक्निकल एंड मैनुअल जॉब। काम किस सीक्वेंस में होगा इसकी प्लानिंग करने का काम जो है ना इस रूट क्लर्क का, इसका कोई और काम नहीं। ये सिर्फ सीक्वेंस
मैटर क्या कर रहा है, कैसे होगा, पहले ये होगा, फिर वो होगा, फिर ऐसा होगा, फिर वैसे होगा, फिर ये होगा, मतलब पूरा का पूरा ओवरली डिजाइन करने का काम किसका हो गया? आपके रूट क्लर्क का हो गया। सेकंड आता है आपका इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क, जो बेसिकली इनको इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड कराएगा, यार तुम ये काम ऐसे करो, तुम ये काम वैसे करो। ध्यान रखना, खुद काम नहीं कर रहा है, ये सिर्फ प्लान कर रहा है कैसे इंस्ट्रक्शन दिए जा रहे होंगे। तीसरा होता है टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क, आपको नाम से पता लग जाएगा, टाइम और कॉस्ट इन दो चीजों के बारे में बात करेगा। ध्यान रखना, यहां पर बाकी लोग टाइम कॉस्ट की बात नहीं कर रहे, उसके लिए स्पेसिफाइड व्यक्ति है जो टाइम की और कॉस्ट के बारे में बात कर रहे हैं, टू डिटरमाइन द स्टैंडर्ड टाइम एंड कॉस्ट। अब यहां पर भी एक लॉजिक आता है जिसको अपन आगे इसमें पढ़ेंगे टेक्निक में, कि स्टैंडर्ड टाइम किसी कार्य को करने का कितना है, उसकी स्टैंडर्ड कॉस्ट कितनी आएगी, ये डिसाइड करेगा, उसके हिसाब से एम्प्लॉइज को डिस्ट्रीब्यूट करेगा। तो आगे की टेक्निक में पढ़ेंगे, पहले तो देखो। चौथा, डिसिप्लिन मेंटेन करने वाला व्यक्ति जो कि ऑर्डर सिस्टमेटिक वे में काम हो रहा है, इसको ध्यान रखेगा और इसके हिसाब से प्लानिंग करेगा। ये चारों लोग या चारों हेड हैं, इन चारों हेड के अंदर बहुत सारे लोग होंगे जिनसे डिस्कस होकर ये कार्य कर रहा हो। सेकंड आता है आपका फंक्शनल डिपार्टमेंट। अब प्लान वालों ने प्लान बनाया, फंक्शन वाले फंक्शन करेंगे। यहां पर भी 4 हेड है, उनके अंदर लोग काम कर रहे हैं। चारों हेड कौन से? पहला आता है गैंग का बॉस, बॉस ताकतवर व्यक्ति, जितने भी रिसोर्सेज हैं कार्य को करने के लिए, जो भी रिक्वायरमेंट है वो सबका जुगाड़ ये करेगा। क्या चाहिए? मशीन चाहिए, मशीन लगा, मशीन में ऐसा होना चाहिए, ऐसा लगा, ये होना चाहिए, बोला, तो उन सब का जुगाड़ कौन करेगा? ये करेगा। फॉर एग्जाम्पल यूट्यूब की बात करें, भाई यूट्यूब पे कैसे कैसे चलाना है, तो गैंग बॉस क्या करेगा कि भाई अच्छा इस टाइम पे होना है, ठीक है, ठीक है, रिसोर्सेज क्या चाहिए, एक वीडियो एडिटर चाहिए हमें, एक ग्राफिक डिजाइनर चाहिए हमें, उसकी ये टेक्निकल स्किल्स होनी चाहिए, उसको इतना आना चाहिए, उसको वो आना चाहिए, वो सारे काम ये देखेगा। अब ये हो गया। सेकंड आता है स्पीड बॉस, नाम पता है, स्पीड, फास्टर। या फास्टर का काम नहीं है स्पीड का, स्पीड का काम है टाइमली कंप्लीशन। जल्दी का काम शैतान का, समझदारी के व्यक्ति का काम धीरे होता है। तो टाइमली कंप्लीशन और जॉब का ध्यान कौन रखेगा? वो यही रखेगा, स्पीड बॉस। थर्ड आता है रिपेयर क्लर्क या रिपेयर बॉस। इसका कार्य क्या होता है? फंक्शनैलिटी चेक करेगा रेगुलर बेसिस पे कि किस तरीके से काम हो रहा है। मैं समझा रहा हूं, अगर समझ जाओ तो बहुत अच्छी बात है। चौथा होता है इंस्पेक्टर, जो कि ध्यान रखेगा क्वालिटी कंट्रोल के ऊपर से बैठ के, चाहे भाई सही कर रहा है ना, ओके, तू सही कर रहा है, ओके, तू सही कर रहा है, ओके। ये क्या काम है? ये उस व्यक्ति का काम है जो कि इंस्पेक्टर की तरह कार्य करता है। ये सारे जो भी मैं आपको प्रिंसिपल वगैरह बता रहा हूं ना, आपको ऐसा लग रहा होगा सर ये तो बहुत ज्यादा अपन है ना धंधे में घुस गए। बिल्कुल रियल बात है। आपको कक्षा 12वीं बिजनेस स्टडीज में बिजनेस कैसे ऑपरेट करना है सिखा दिया जाता है, बस हम समझदार हैं, हम अपने आप को नेता मानते हैं, इसलिए हम सीखते ही नहीं है। अगर आप सीखोगे तो आपको शायद क्लास 12th में ही बता दिया जाता है कि कैसे कार्य हो रहा है। समझ गए मेरी बात को? चलो आगे बढ़ते हैं और टेक्निक की तरफ। अगली टेक्निक है आपके स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क। अब ये बहुत खतरनाक भी है और बहुत सही भी है। स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब क्या है? उन्होंने ये रख लिया, हमारे फेवल ने बोला कि भाई चीजों को स्टैंडर्ड बना दो, मतलब क्वालिटी के रूप में, और साथ साथ में कि भाई ये ऐसा होना चाहिए, इसका एक स्टैंडर्ड सेट ऑन कर दिया। और साथ साथ में जब हम सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क की बात करते हैं, तो सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क का मतलब है अननेसेसरी, अननेसेसरी अगर डाइवर्सिफिकेशन हो रहा है, अननेसेसरी डाइवर्सिफिकेशन मतलब बहुत ज्यादा ही फैला दिया आपने रायते को। जैसे है ना, एक इसका एग्जांपल है कि मान लो एक जूस सेंटर है, उस पे 150 तरीके के जूसेस रखे हुए। अगर 150 तरीके के जूसेस है ना, तो उसकी कॉस्टिंग बहुत ज्यादा आएगी। आपको क्या करना है, आपको उन 150 में से 20 या 30 तरीके के मैच टू मैच वो जूस डिसाइड कर लो, बाकी सबको हटा दो। और वो 20-30 क्या होंगे, वो डायरेक्टली बस ऐसे इच्छा से नहीं करना है, वहां पर भी साइंटिफिक टेक्निक लगानी है। क्या कि जो 20-30 में रख रहा हूं, इनकी डिमांड ज्यादा होनी चाहिए, इनका मार्केट बड़ा होना चाहिए, भले ही आज डिमांड नहीं आ रही पर भविष्य में इनकी डिमांड की एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए, आपका चेन फ्लो पूरा का पूरा यही बनाने चाहिए। ठीक है, ये सारी चीजें जो है ना, ये आपको ध्यान में रखनी है। आप सोचो 150 जूस बनाने के लिए उसको कितना सारा रॉ मटेरियल लगाना पड़ेगा। अगर 20-30 जूस ऐसे बना दिए जो मिक्स करके चल जाएंगे, तो उसका रॉ मटेरियल की कॉस्टिंग तो हट गई। पर हम क्या करते हैं, सारे जूसों में से थोड़ा 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 काट लो। जो चल रहा है आम का, यार एक काम कर, आम थोड़ा कम डाल, पानी थोड़ा ज्यादा डाल दे। अरे बावड़िया, तेरे को कॉस्ट कम करनी है ना, तो उसको हटाना जो डेड है, उसको क्यों हटा रहा है जो चलता है, उसकी तो क्वालिटी और बढ़ा और ऊपर बढ़िया कर उसको। ठीक है, तो यहां पर हमारे टेलर ने क्या बोला, स्टैंडर्डाइज कर दो और अननेसेसरी डाइवर्सिफिकेशन को हटा दो, सिंप्लीफाई कर दो, काम को आसान कर दो। काम आप जितना आसान करोगे काम को, प्रोसेस को जितना ईजी कर दोगे, आपका काम उतना आसान हो जाएगा।
ऑर्गेनाइजेशन आपकी 30% से ग्रो कर जाएगी अगर आप सिर्फ ये प्रिंसिपल और टेक्निक्स का यूज करते हैं तो। नेक्स्ट आता है आपका फटीग स्टडी। ये बहुत जरूरी, बहुत ज्यादा जरूरी है। फटीग का मतलब होता है बेसिकली, अपन ने वो देखी मिल्खा सिंह वाली पिक्चर, उसमें तो फटीग माफ ऐसा करके होता है ना। तो फटीग का सिंपल भाषा में मतलब होता है कि हर व्यक्ति थकता है यार, मेहनत कर रहा है, मजदूरी कर रहा है, थकता है। तो फटीग स्टडी के अंदर हम उस व्यक्ति को कैसा रेस्ट इंटरवल देंगे, उस व्यक्ति को कैसे आराम देंगे, उस व्यक्ति को कैसे रेस्ट देंगे, ये डिसाइड करना। अब ये बहुत ज्यादा जरूरी होता है। आपने वो कहानी जो सुनी होगी ना, बहुत बच्चों मतलब बहुत बचपन से अपन सुन रहे हैं वो कहानी की, दो व्यक्ति हैं लकड़हारे, दोनों लकड़ी काटने चले गए। एक लगा पड़ा है, लगा पड़ा है, लगा पड़ा है, लगा, पूरा दिन हो गया उसको, वो रुक ही नहीं रहा है एक सेकंड में, बस लकड़ियां काटे जा रहा है। दूसरा व्यक्ति है, रुकता है, लकड़ी काटता है, आधे घंटे बैठ जाता है, फिर 1 घंटे लकड़ी काटता है, फिर आधे घंटे बैठ जाता है। जब शाम को दोनों घर जाते हैं तो सरप्राइजिंगली जो व्यक्ति पूरे दिन काम कर रहा था उसकी लकड़ियां कम होती हैं, और जो व्यक्ति रुक रुक के काम कर रहा था उसकी लकड़ियां ज्यादा होती हैं। इसकी 2 वजह नंबर 1, जो व्यक्ति रुक रहा था वो धार पे नहीं कर रहा था, और धार पे नहीं करने के साथ साथ वो थोड़ा सा रेस्ट ले रहा था। तो रेस्ट एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एम्प्लॉइज को देना ये बहुत जरूरी होता है, और स्ट्रेटेजिक रेस्ट इंटरवल मिलना ये उससे भी ज्यादा जरूरी होता है। तो फटीग स्टडी क्या कहती है, ये पता करती है फ्रीक्वेंसी, ड्यूरेशन एंड नंबर ऑफ रेस्ट इंटरवल। फ्रीक्वेंसी कितनी कितनी देर बाद में होंगे, कितने कितने बड़े होंगे, और कितने नंबर में होंगे। अब ये किन चीजों पर डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है कि आपकी जॉब कैसी। फॉर एग्जाम्पल आपने देखा होगा अगर आपके घर में कभी काम हुआ है, मजदूर लगे हैं, तो आपने देखा होगा सुबह आते हैं, पूरे दिन काम करते हैं 12 बजे तक, फिर 12 से 1 के बीच में वो खाना खाते हैं, और खाना खा के वो आधे घंटे लेट जाते हैं, फिर 2 बजे वापस उठते हैं, 2 से 5 काम करते हैं और फिर घर चले जाते हैं। ये इनका फिक्स, भले ही आप भारत के किसी भी प्रांत में हो, ये उनका एक फिक्स्ड रूटीन है। तो यहाँ पर ये रूटीन क्यों है उनका, क्योंकि वो मैनुअल वर्क कर रहे हैं। तो मैनुअल वर्क करने वाले को अगर ज्यादा हमने रेस्ट दे दिया तो वो आराम के मॉल में आ जाएगा। दूसरा, तो यहाँ पर उनकी फ्रीक्वेंसी क्या हुई, एक ही बार, ठीक, मतलब फ्रीक्वेंसी क्या हुई, 3-4 घंटे में एक बार। ड्यूरेशन, अगर आप सोचो ऐसे व्यक्ति को जो मेहनत का काम कर रहा है, मजदूरी का काम कर रहा है, आप उसको एक ऐसा रेस्ट इंटरवल दे दो जिसमें वो बस 10 मिनट खाना खाए वापस काम पे लग जाए, तो उसकी बॉडी रिलैक्स कहाँ हुई। जब बॉडी और माइंड रिलैक्स नहीं होंगे तो वो काम अपनी बेहतरीन तरीके से नहीं दे पाएगा आउटपुट, समझ रहे हो ना। और तीसरा आपका नंबर ऑफ रेस्ट इंटरवल, ए भाई हटना, नंबर ऑफ रेस्ट इंटरवल है, ओके। तो नंबर ऑफ रेस्ट इंटरवल कितने देना है, जैसे आपने स्कूल में देखा होगा बीच में एक बार मिल जाता है, बोले यार माइंड से परेशान हो जाता है आदमी तो आधे घंटे का मिलता है, 10 मिनट का आप लोग खाना पीना खा लो, 10-15 मिनट बाहर घूम लो, माइंड फ्रेश हो जाए। इसी तरीके से आपको ये देखना है कि आपकी जॉब किस प्रकार की है, मेंटली एग्जॉस्ट करने वाली है, फिजिकली एग्जॉस्ट करने। फॉर एग्जांपल यूट्यूब का एग्जांपल लेते हैं। अब यूट्यूब के जो टीचर्स होते हैं, आप सोचो जो टीचर्स यूट्यूब और ऑनलाइन बैचेस में पढ़ाते हैं वो तो लगातार लगे रहते हैं ना, फिर भी वो सैटरडे संडे को एक बार रेस्ट लेते हैं, फिर भी वो क्लासों के बीच में रेस्ट लेते हैं, 1 घंटे 2 घंटे लेके वो थोड़ा आराम में आ जाते हैं। क्यों आते हैं, क्योंकि उनको पता उनका सारा का सारा क्या है, मेंटल है, मतलब दिमाग का काम है। फॉर एग्जाम्पल सोचो एक यूट्यूबर को बेसिकली जितना टाइम स्क्रीन पर रहता है उससे मैं मानता हूं 10 गुना ज्यादा टाइम वो क्या रहता है, बैकएंड पे रहता है, जहां वो ये सोच रहा होता है कि मुझे क्या कंटेंट बनाना है। 5 मिनट का कंटेंट बनाने में 6 घंटे की उसकी सोच लग रही होती है। अब इसको उल्टा कर देते हैं, 6 घंटे कंटेंट बनाने के लिए आपको बस 5 मिनट दिए जा रहे हैं, तो क्या होगा, एफिशिएंसी कहां है, आएगी नहीं ना। क्या सोचोगे आप 5 मिनट में, कुछ भी नहीं सोच पाओगे। तो रेस्ट इंटरवल बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो फटीग स्टडी इसी पे काम करती है कि आपको जो भी रेस्ट इंटरवल लगाने हैं वो बहुत ही सिंप्लीफाइड और बहुत ही लॉजिकल दिमाग लगा के लगाने हैं, पर रेस्ट इंटरवल देना बहुत ज्यादा जरूरी है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली जो स्टडी है वो है मेथड स्टडी। मेथड स्टडी मतलब काम किस तरीके से होना है, बड़ा सिंपल है, काम किस तरीके से होना है। आप बोलोगे सर सबसे अच्छा तरीका है उस तरीके से हो जाओ, पर सवाल ये उठता है सबसे अच्छा तरीका है कौन सा। तो यहां पर हमारे टेलर साहब बोलते हैं आपके पास जितने भी तरीके हैं उन सभी तरीकों को एक जगह लिख लो, उन सभी तरीकों से होने वाले फायदे नुकसान, टाइम कॉस्ट, सेल्स प्रॉफिट, ये सब लिख लो पहले, और फिर आपको जिस तरीके में सबसे बढ़िया एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन, प्रॉफिट, सेल्स और कॉस्ट का मिनिमाइजेशन ये आपको दिख रहा हो वो आप ले लो। हो सकता है कि आपने जो तरीका लिया वो शायद एम्प्लॉइज के लिए ज्यादा बेनिफिशियल हो और इस वजह से एम्प्लॉइज और अच्छा आपको रिजल्ट दे जाए। तो यहां पर उसने बोला कि बस ऐसा नहीं है कि सुबह उठ के फाउंडर ने बोला, सुबह उठ के किसी व्यक्ति ने बोला कि भाई साहब नहीं आज तो तेरा भाई यही तरीका लगाएगा, क्यों, मार को बढ़िया लग रहा, ऐसे नहीं।
तरीका वो लगाइए जो कि लॉजिकल हो, तरीका वो लगाइए जो कि सर सहमति से, कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म, हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड, सब यहीं लग रहे हैं। ठीक है, तो टेलर ने बोला आप सारे तरीकों को लिखो, उनके फायदे नुकसान लिखो, और उनमें से जो तरीका सबसे बेस्ट हो, जिस तरीके से सबका फायदा हो रहा हो, आप उस तरीके को यूज करके अपना काम करो। क्योंकि देखो क्या होता है, जब एम्प्लॉइज को अंदर से ऐसा लगता है ना कि यार मेरी बात हो रही है, मेरी बात सुनी जा रही है, तो वो बहुत ज्यादा कंफर्टेबल फील करता है और वो फिर ऑर्गेनाइजेशन को खुद की फैमिली की तरह ट्रीट करने लग जाता है। नहीं यार, अगर ऑर्गेनाइजेशन लॉस हो रहा है यार, मैं पैसा नहीं लूंगा यार, साथ में मिलकर कमाएंगे। ये जो सोचो आपके एम्प्लॉइज अगर ऐसा बोल दें एक बार कि यार साथ में मिलकर कमाएंगे, तो आप उनको भले सैलरी दे रहे हो, एम्प्लॉइज ने बोल दिया, अरे यार क्या ही मतलब, आप सोचो ना वो बंदा ये कह रहा है कि मैं खड़ा हूं, मैं हूं यहां पर अवेलेबल, चलाएंगे ऑर्गेनाइजेशन को, बस खत्म, आपकी ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट में जाएगी। और सोचो वो कहता है ट्रे सैलरी उठा कर जा, क्या होगा, क्या होगा, कट जाएगी गर्दन। नेक्स्ट आता है टाइम स्टडी। अब ये बहुत जरूरी है। टाइम स्टडी का मतलब क्या होता है, किसी भी काम को करने का एक स्टैंडर्ड टाइम होता है ना, कि भाई इतना टाइम लगेगा इस काम को करने के लिए और इतने टाइम में इतनी क्वांटिटी ऑफ आउटपुट आ जाए। तो यहां पर हमारे जो फयोल भाई साहब इन्होंने कहा ये टाइम स्टडी जो है ना ये करनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि कार्य को करने में कितना टाइम लगता है, क्या लॉजिकल टाइमिंग, बस ऐसा नहीं कि बोल दिया जाए 2 घंटे में फटाफट रिजल्ट दो। अबे लॉजिकली सोचो, क्या ये पॉसिबल है कि 2 घंटे में काम हो जाए? अगर लॉजिकल है, हो सकता है तो ठीक है, हो जाएगा। पर सोचो तुमने कहा कि भाई 1 घंटे में, जैसे फॉर एग्जांपल मैं बोलता हूँ 1 घंटे की क्लास है, 2 घंटे मुझे 5 क्लास लेके दो। 1 घंटे की 1 क्लास तो 2 घंटे में 5 क्लासें कैसे ले पाएगा, वो मुझे नहीं पता। सोचो ऐसा बोल जाए तो क्या होगा, तो नुकसान हो गया। तो ये तो मतलब इलॉजिक, एम्प्लॉय भी खराब हो गया और ऑर्गेनाइजेशन भी खराब हो गई। तो यहां पर हमारे टेलर ने बोला कि भाई साहब टाइम स्टडी होना जरूरी है, आपको पता होना चाहिए क्या स्टैंडर्ड टाइम है कार्य को करने का, और जो व्यक्ति उसको स्टैंडर्ड टाइम में कर रहा है वो अच्छा व्यक्ति है, जो नहीं कर पा रहा, जो फेल हो रहा है, उसको मोटिवेट करके आगे बढ़ो। ठीक है, और नहीं हो रहा है तो फिर उसको हटाओ, सिंपल लॉजिक। ठीक है, नेक्स्ट आता है मोशन स्टडी। मोशन स्टडी बहुत जरूरी है। मोशन स्टडी का मतलब क्या होता है, फॉर इंस्टेंस एग्जांपल देता हूं, ये देखो है मेरी डेस्क, ठीक है, ये है यहां पर वाटर और ये है यहां पर वॉशरूम। ठीक है, अब मुझे प्यास लगी, ये है 2 मिनट का रास्ता, ये यहां से है 3 मिनट का रास्ता, और ये यहां से है 1.5 मिनट का रास्ता। समझ रहे मेरी बात को, कितना खतरनाक है ये, सुनने में क्या लगा, हाँ सर नॉर्मल है तो। पर सोचो मुझे प्यास लगी तो मैं क्या करूंगा, मेरे 2 मिनट गए। अब जब मैं यहाँ आया हूं पानी पीने, तो एटलीस्ट 3 मिनट तो रुकूंगा, पानी पी रहा है आराम से, ये चलता है, अरे यार बता क्या चल रहा है, ऐसा करेगा एम्प्लॉय। यहां से फिर वापस आए, अब जब आपको दिख रहा है कि यार वापस जाने में 2 मिनट लगेंगे, तो यार वॉशरूम हो ही आते हैं जब उठ के आए हैं तो, ठीक है, यहाँ 1.5 मिनट का रास्ता, फिर 2 मिनट और लगे, और यहाँ आप आए हो तो 2-4 दोस्त तो मिल ही जाएंगे, तो 3 मिनट और लगे, और वापस पहुंचने में वापस 3 मिनट लगे। यानी लॉजिकली सिर्फ पानी पीने गए थे आप, और आपके 2, 5, 7, 10, 13, और पानी पीने का मन बनाने में 7 मिनट और ले लो, तो एक पानी पीने के लिए आपको 20 मिनट लग गए। सोच के देखो, हमने क्या करा, इन सब प्रोसेस की जगह यहां उस व्यक्ति की डेस्क, क्या है, यहां पर है डेस्क, यहां रख दिया वाटर, और यहां रख दिया 1 मिनट की दूरी पे वॉशरूम। समझ आया मेरी बात को। अब उस लॉजिकली व्यक्ति को पानी पीना होगा तो उसका समय खराब ही नहीं होगा, पानी तो उसके सामने है। आप बोलोगे सर ये कौन सी बड़ी बात, अरे बहुत बड़ी बात है। आप सोचो, हम स्कूल में जब पानी पीने के लिए बाहर जाते थे, तो पहले पानी पीने का मन बनाने के लिए 10 मिनट, फिर पानी पी के आए उसके 10-15 मिनट और आके वापस बैठे और वापस क्लास में अटेंटिव होने में 15 मिनट और, यानी आपकी परफॉर्मेंस तो 40 मिनट 30 मिनट तक खराब हो गई ना। ये आपके लिए चल जाता है क्योंकि रिजल्ट आपके ऑर्गेनाइजेशन में नहीं चलेगा। तो ऑर्गेनाइजेशन में ये अननेसेसरी मूवमेंट कहलाता है। तो हमारे टेलर भाई साहब ने बोला कि आप मोशन को ट्रैक कीजिए और जो अननेसेसरी मोशन है उसको हटा दो, आपको सेम टाइम इंटरवल में ज्यादा इफेक्टिव, ज्यादा एफिशिएंट एम्प्लॉय मिल जाएगा। सोच के देखो, अगर हमारा व्यक्ति पुराने रूल के हिसाब से जो अभी अपन ने पूरा बनाया था, 3 बार दिन में पानी पीने जा रहा है, तो उसका 1 घंटा खराब हो रहा है, मैंने उसको पानी वहीं रख दिया, तो उसी टाइम इंटरवल में 1 घंटा नहीं तो चलो 40 मिनट
सादा काम कर रहा है, कुछ नहीं करना पड़ा आपको, बस पानी उसकी टेबल पे लाके रखना पड़ा। ठीक है, तो ये करोगे कितना बेहतरीन है। और जहां जब 1 मिनट का ही रास्ता है और कहीं जाने का नहीं है तो 1 मिनट की जगह 4 मिनट। ठीक है, समझ में आ गया। चलो नेक्स्ट आते हैं डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम। ये बहुत जरूरी है बेटा, इसको है ना पेपर पे लिख लो। जिंदगी में कभी अगर धंधा चलाओ, कभी भी कंपनी चलाओ ना, तो मैंडेटरी। कैसे मैंडेटरी, क्या मैंडेटरी वो समझो। डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम, हमने क्या करा, एक स्टैंडर्ड आउटपुट सेट कर दिया। मान लेते 100 यूनिट, एग्जांपल है, आप जो चाहे वैसे समझ सकते हैं इसको। अब जो व्यक्ति लेस देन 100 यूनिट बना रहा है उसको हमने डाल दिया किसमें, फॉर एग्जाम्पल बोलते हैं कि नॉन अटेंटिव मान लो, या नॉन एफिशिएंट एम्प्लॉय में डाल, नॉन एफिशिएंट। सोच के देखना, समझ आ मेरी बात। अगर आप नॉन एफिशिएंट हो यानी 100 से कम बना रहे हो तो आपको 3 रुपए पर यूनिट मिल रहा है, 3 रुपए पर यूनिट मिल रहा है। पर अगर आप 100 से ऊपर बनाते हो यानी कि अगर एफिशिएंट हो जाते हो तो आपको 5 रुपए पर यूनिट मिल रहा है। आप समझना, ये जो स्टैंडर्ड है ना, ये कंपनी के लिए भी तो फायदा होना चाहिए। कंपनी को भी फायदा मिले, व्यक्ति को भी फायदा मिले, तो बजट हो जाए। आप बोलोगे साहब तू अगर 2 घंटे एक्स्ट्रा ऑफिस में बैठा है तो मैं तेरे को एक्स्ट्रा पैसा दूंगा। तुम ये तो सोचो इससे कंपनी का क्या फायदा, और कंपनी का फायदा नहीं है तो कैसे वो व्यक्ति 2 घंटे बैठ भी जाएगा तो 4 दिन बाद तो तुम्हें क्या करेगा। तो उसने बोला ये जो डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम है ना, ये आप लागू करो। इसको हम ऐसा कर लेते हैं, इसको पीस वेज बना देते हैं कंप्लीटली। अपन ये करते हैं कि अगर आप लेस देन 100 है ना तो आपको 300 रुपए मिलेंगे, और अगर आप 100 से ऊपर चले जाते हो तो आपको 5 रुपए पर यूनिट मिलेंगे। सोच के देखो, व्यक्ति अगर 99 यूनिट बना रहा है तो उसको मिल रहे 300 रुपए, और अगर उसने 101 यूनिट बना ली तो 101 इंटू 5, 505 रुपए उसको मिल जाएंगे। सिर्फ 2 यूनिट बनाने के 200 रुपए उसको एक्स्ट्रा मिल गए। तो क्या हर व्यक्ति ये सोचेगा कि मैं एफिशिएंट हूं? ऑटोमेटिकली आपको कुछ नहीं करना है, आपका पूरा एम्प्लॉय स्ट्रक्चर अपने आप भागेगा। बस आपको उनको भागने की लॉजिकल वजह देनी है, आपको उनके साथ रमना है, तो कितना बड़े तरीके से ऑर्गेनाइजेशन चलेगी। ठीक है, तो ये सब हमारे फेवल ने बोला, मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये सब फेवल ने बोला भाई साहब। और आज नहीं बोला, कितने 150-200 साल, 200-250 साल हो गए, नहीं 250 तो नहीं, मतलब 200 साल होने आ गए, 150-200। ठीक है, अगला और आखिरी आता है मेंटल रिवॉल्यूशन। ये बहुत ज्यादा जरूरी है बेटा, अंतिम है और बहुत ज्यादा जरूरी है। मेंटल रिवॉल्यूशन, मेंटल रिवॉल्यूशन का मतलब सिंपल है कि इंप्लॉइज, ऑर्गेनाइजेशन, मैनेजमेंट, टॉप लेवल, फाउंडर, ये सब जो है ना, ये आपस में एक दूसरे की इज्जत भी करें, एक दूसरे पे भरोसा भी रखे, और भरोसा कायम भी रहना चाहिए। एम्प्लॉय शुड रिस्पेक्ट द मैनेजमेंट एंड मैनेजमेंट शुड रिस्पेक्ट द एम्प्लॉइज। ये दोनों होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर ये दोनों होगा, अंदर से मानना चाहिए ना यार, आपके एम्प्लॉय अगर आपको कोई अच्छी बात बता रहे हैं तो मानो ना उनकी बात, क्या दिक्कत है, फायदा अल्टीमेटली फाउंडर्स का ही है। समझ गए। तो यहां पर मेंटल रिवॉल्यूशन होना चाहिए, दोनों के एटीट्यूड टुवर्ड्स ईच अदर में बदलाव आना चाहिए, और दोनों एक दूसरे के फायदे की और एक दूसरे से समभाव रखने के बारे में सोचे, ना कि एक दूसरे को काटने के। मैनेजमेंट ये ना सोचे कि एम्प्लॉइज को नुकसान कैसे करूं, इसको भगा रे, अड़ा अड़ा मजा नहीं आ रहा मेरे को, हटा दे। और एम्प्लॉइज को ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि मैनेजमेंट दवाई कर रहा है, मेरे पे कौन सी आज आ रही, दूसरों पे आ रही है, कल तेरे पे भी आएगी। तो इसलिए अभी बोल रहे, समझ गए बात को, कितना क्लियर है। तो ये जो मैंने आपको पूरी की पूरी कहानी बताई, ये मैंने नहीं कही, ये फेयोल ने कही है। सोच के देखो, हम जब अभी पिछले, अगर आप एंड तक आए तो पिछले आधे घंटे के अंदर आप और मैं दोनों ने मिलकर क्या एक नेक्स्ट लेवल की ऑर्गेनाइजेशन बना दी। ये क्लास 12th में सिखाया जाता है, कितना बेहतर है। इस चैप्टर के नोट्स चाहिए तो टेलीग्राम पे मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी तो जरूर बताएं। टिल देन बाल को कीप ऑन वॉचिंग, गुड नाइट, बाय बाय, नमस्कार।